तो हमने जो है वो आज यंत्र से करना है। ठीक है, ये सुश्रुत सूत्र का, ये हम सुश्रुत सूत्र 7th चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये जब संहिता करेंगे ये वहां भी रिपीट होगा, तो इधर अच्छे से कर लेना, फिर उधर जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले है प्रधान यंत्र। कौन सा है? प्रधान नहीं, एक होता है प्रधानतम यंत्र, एक होता है प्रधान यंत्र। तो जो हाथ है, हस्त है, वो होता है हमारा प्रधानतम यंत्र। श्लोक देखना ये, हस्त में प्रधानतम यंत्र नाम। अगर प्रधानतम यंत्र पूछे तो वो कौन सा है? हमारा हस्त। एक होता है प्रधान यंत्र। ठीक है, प्रधान यंत्र वो भी लिख लो। वो होता है हमारा कंकमुख यंत्र, उसको हम कहते हैं प्रधान यंत्र। ठीक है, प्रधान यंत्र है हमारा कंकमुख। उसके बाद साथ में और लिखो दृष्ट शल्य निरहारणार्थ। दृष्ट शल्य निरहारणार्थ, दृष्ट मतलब जो शल्य हमें दिख रहा है उसमें कौन सा यंत्र यूज करेंगे हम? प्रधान हो गया कंकमुख, प्रधानतम हो गया हमारा हस्त। ठीक है, अलग से लिख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है तुम इधर देखोगे इधर प्रधान यंत्र लिखा है तो तुमने हाथ याद कर लिया उसका। श्लोक पे फोकस करना। तो चार चीजें लिखाऊंगी वो साइड में लिख लो। प्रधानतम, हस्त, प्रधान, कंकमुख। उसके बाद लिखो दृष्ट शल्य निरहरणार्थ, जो शल्य हमें दिख रहा है। दृष्ट शल्य निरहरणार्थ कौन सा यंत्र यूज होता है हमारा? सिंह मुख यंत्र। सिंह मुख, शेर वाला सिंह। ठीक, ओके। सिंह मुख यंत्र। एक है गूढ़ शल्य निरहरणार्थ। गूढ़, जो डीप जाके शल्य लगा है। ठीक है, गूढ़ शल्य निरहरणार्थ कौन सा यूज करेंगे हम? कंकमुख। तो सिंह मुख से ऐसे याद रख लेना, जो शल्य दिख रहा है, अब शेर को कुछ दिख रहा है, उसी चीज को वो खाएगा। जो चीज छिपी हुई है उस चीज को तो शेर खा नहीं सकता। तो दृष्ट शल्य निरहरणार्थ, दृष्ट मतलब जो दिख रही है, उसमें हम कौन सा यंत्र यूज करेंगे? सिंहमुख यंत्र यूज करेंगे। और जो डीप में है, ठीक है, कंक मुख, कंक को कौए से याद रख लेना। अब वो तो चोंच मार के चीजों को निकाल लेते हैं। तो गूढ़ शल्य निर्हरणार्थ क्या यूज होगा हमारा? कंक मुख। ओके, ये चार के चार याद रखने हैं। उसके बाद है हमारा तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्याणी। ये हमने किया था। ये कहाँ का रेफरेंस है? सुश्रुत सूत्र 7वां, सुश्रुत सूत्र 7 का। ओके। उसके बाद है हमारा, और शल्य की निरुक्ति किस चैप्टर में दी गई है वो हमने कल पढ़ा था। तो ये जो परिभाषा है तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्याणी, ये सुश्रुत सूत्र 7 में दी गई है। और फिर है हमारा जो है शल्य की निरुक्ति किस चैप्टर में दी गई है? वो दी गई है सुश्रुत सूत्र 26 है, जो हमने कल किया था। वो भी साथ में लिख लेना, क्या तुम्हें ये ना लगे कि अब शल्य की परिभाषा सुश्रुत सूत्र 7 में दी गई है तो इसकी निरुक्ति भी शायद इधर होगी। तो निरुक्ति इसकी 26वें चैप्टर में दी गई है, जो कल हमने कंप्लीट कर लिया है, 26th और 27th। और इसकी परिभाषा तत्र मन शरीर बाधा कराणी शल्याणी, ये कहाँ पे दी गई है? सुश्रुत सूत्र 7 में। इसके मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले को क्या कहते हैं हम? शल्य कहते हैं। यंत्र क्या है? शल्य को निकालने का उपकरण और जो उपाय है उसको क्या कहेंगे हम? यंत्र कहेंगे। जो शल्य को निकालने के लिए यूज किया जाता है वो होता है हमारा यंत्र। ओके। उसके बाद है अब यंत्र के प्रकार। यंत्र कितने प्रकार का होता है? अब जैसे प्रकार और संख्या, पहले भी हमारी चीजें आ चुकी हैं, जैसे आंसू किए थे, उनकी संख्या कितनी है, उनके प्रकार कितने हैं। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में प्रकार पूछा है कि संख्या पूछी है। ओके, ये ऊपर रह गया ना ये।
ये देख लो यंत्र की संख्या सुश्रुत ने दी है 101। सुश्रुत ने यंत्र कितने माने हैं? 101। और भागवत में भी अष्टांग संग्रह है, जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने माने हैं यंत्र कितने? असंख्य। और अष्टांग हृदय के लिख लेना, अष्टांग हृदय के लिख लेना 116। ओके। तो संख्या कितनी है सुश्रुत की? 101। अगर मान लो तुमने नहीं दिया रेफरेंस कि अष्टांग हृदय है कि अष्टांग संग्रह है, सिर्फ और सिर्फ भागवत दिया है, तब क्या प्रायोरिटी लगेगी हमारी? असंख्य। और अगर 116 असंख्य बोथ ये ऑप्शन में है तब बोथ लगेगी। अगर बोथ ऑप्शन में नहीं है तो पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? असंख्य को। और अलग से भी लिखा दिया कि असंख्य किसने बोली है? अष्टांग संग्रह ने। और अष्टांग हृदय ने क्या बोली है? 116। उसके बाद है हमारे यंत्र के प्रकार। अब ऐसा नहीं है उसने तुमसे क्वेश्चन में पूछा है कि यंत्र की संख्या बताओ, और पहले पे लिखा है 6, उसके बाद लिखा है 101। तुमने पहले पे देख लिया कि 6 हमने पढ़ा हुआ है, पहले देख लेना कि वो संख्या के लिए पूछा है कि प्रकार के लिए पूछा है। ओके। प्रकार कितने हैं? 6। कौन कौन से? स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, श्लाका यंत्र और रूपी यंत्र। ओके। तो सुश्रुत ने कितने स्वस्तिक यंत्र बोले हैं हमारे? 24। एक फिर से लगा लेना, इधर लिख लेना अष्टांग हृदय के भी साथ में, अष्टांग हृदय के भी ऐड कर लेना। अष्टांग हृदय के भी कितने हैं? 24। दोनों ने क्या सेम सेम माने हुए हैं। उसके बाद है संदंश। सुश्रुत के हैं 2 और अष्टांग हृदय के कितने हैं? 4। ठीक है। उसके बाद है ताल यंत्र। सुश्रुत और अष्टांग हृदय दोनों के सेम है। उसके बाद है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र सुश्रुत के हैं 20 और अष्टांग हृदय के हैं 23। अष्टांग हृदय के हैं 23। उसके बाद है हमारा शलाका यंत्र। वो कितने हैं हमारे? 28। और अष्टांग हृदय ने कितने बोले हैं? 34। अब उपयंत्र, सुश्रुत ने उपयंत्र वर्ड यूज किया है, जो कितने हैं? 25। ओके। और अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने उपयंत्र की जगह क्या वर्ड यूज किया है? अनुयंत्र। ठीक है। तो अष्टांग हृदय के अनुयंत्र कितने हैं? 19 कर लेना, 19। अष्टांग हृदय के कितने हैं? 19। और अष्टांग संग्रह के हैं 21। ये आंसर लगता है। अष्टांग हृदय के अनुयंत्र हैं 19। 21 काट लेना ये। ठीक है। और अष्टांग संग्रह के कितने हैं? 29। ओके। अब इनका साथ साथ में ये लिखा है कि किस किस को निकालने के काम आते हैं। और अष्टांग संग्रह ने पहले तो ये है कि एक्स्ट्रा कौन कौन से माने हैं। तो संदंश में अष्टांग हृदय ने कितने माने थे? हृदय संग्रह, ठीक है, कितने माने थे? 4। तो 2 तो हमारे सुश्रुत के आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि पक्षम कोप संदंश यंत्र और मुचुंडी संदंश यंत्र, ये इन्होंने क्या है? अलग माने हैं, एक्स्ट्रा ये माने हैं। और एक्स्ट्रा पे क्वेश्चन बनेगा तो इसी पे ही बनता है। बाकी जैसे नाड़ी यंत्र भी अलग से माने हैं अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने, तो उधर से इतना क्वेश्चन नहीं बनता जितना इससे बनता है, क्योंकि इनमें आगे ये भी पूछेगा कि पक्षम कोप संदंश यंत्र किसके लिए यूज होता है, मुचुंडी संदंश यंत्र जो है वो किसके लिए यूज करते हैं हम। ओके। तो पहले है हमारा स्वस्तिक यंत्र, ये पढ़ेंगे उससे जो ये पता लग जाएगा अष्टांग हृदय और संग्रह ने क्या अलग अलग बोला है। अब जैसे ये उपयंत्र लिखा है, तो उपयंत्र एक्स्ट्रा, ये मिटा दूं मैं।
तो ऐसे आएगा कि अष्टांग हृदय ने अनुयंत्र एक्स्ट्रा कौन कौन से माने हैं। तो इसका कोड लिखो, आंत्रपाक का भय। आंतर जो हमारी इंटेस्टाइन है, हमें उसके पाक का क्या है, भय रहता है अगर वहां पे हम जो है यंत्र का प्रयोग करें। कि हमने अगर, कोड क्या है हमारा, आंत्रपाक का भय। आंत्रपाक का भय। ठीक है, ये कोड है हमारा। तो आंतर से आ जाएगा आंत्र, पाक से पाक, का से काल और भय से भय। ये एक्स्ट्रा अनुयंत्र माने हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आंतर, पाक, भय और काल क्या है। अनुयंत्र है, शलाका है, नाड़ी यंत्र है, ताल यंत्र है कि संदंश यंत्र है। ठीक है, तो अनुयंत्र है ये आंतर, पाक, भय और काल। और इनका कोड क्या है, आंतर पाक का भय। ऐसे याद रखना कि इंटेस्टाइन है, अगर उस पे हम यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो हमें उसमें जो है वो, अगर हमने गलत जगह जो है वो यंत्र लगा दिया तो हमें भय रहता है कि कहीं जो है वो उसका पाक ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है पहला स्वस्तिक यंत्र, जो कितने हैं, 24। तो स्वस्तिक यंत्र की आकृति हिंसक पशु पक्षियों के मुख सदृश होती है। ये अस्थिगत शल्य अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं। तुम्हारे पास छह के छह प्रकार दिए हैं, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी। तो पता होना चाहिए कि अस्थि शल्य को निकालने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे। ओके, उसके दृश्य शल्य को सिंहमुख, और ये जो ऊपर तुम्हें लिखाया मैंने कि दृश्य शल्य को निकालने के लिए सिंहमुख यंत्र का उपयोग करते हैं, और गूढ़ शल्य को निकालने के लिए किसका, काकमुख का। स्वस्तिक यंत्र को फोर्सेप कह सकते हैं। स्वस्तिक यंत्र, अब पूछेंगे स्वस्तिक यंत्र जो है वो किसके समान होता है। स्वस्तिक यंत्र किसके समान होता है, तो मसूर के समान कील से जुड़ा हुआ, मतलब मसूर के समान होता है, इतना याद रखना है। मसूर के समान होता है स्वस्तिक यंत्र। ओके, हाईलाइट कर लेना इसको। उसके बाद है कि पशु मुख कितने होते हैं, यंत्र, स्वस्तिक यंत्र होते हैं कुछ जो है वो पक्षी मुख की शेप में होते हैं, कुछ पशु की मुख मुख की तरह शेप में होते हैं। तो इनके ये नहीं याद करने कौन कौन से होते हैं, क्योंकि पशु और पक्षी में एक बार रीड कर लेना, पता लग जाएगा। अब सिंह है, अब शेर पता ही है, उड़ेगा थोड़ी, पशु है ये, पक्षी नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस है, ये खुद पता लग जाएगा, पर फिर भी एक बार रीड कर लेना, क्योंकि कुछ नाम है जो हमने सुने नहीं होते। कि अब हमें पता नहीं होगा वो पक्षी है कि वो पशु है। ठीक है, तो संख्या याद कर लेना। पशु कितने, 9, और पक्षी कितने, 15। अब पक्षी हैं, जब आसमान में उड़ते देखते हैं, जो झुंड में चले होते हैं, वो हमें ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, और अब पशु है, जैसे शेर हैं, वो हमें कम दिखते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि 7 8 शेर हमें जो है वो इकट्ठे ही दिख गए झुंड में। तो कैसे इनको देखेंगे कि पक्षी क्या थी, उनकी संख्या ज्यादा थी। अब संख्या तुमने लर्न करनी है वो कितनी थी। और पशु जो है वो कम होते हैं, तो इससे इतना तो पता चल जाएगा कि पक्षी की संख्या ज्यादा है और पशु जो है वो कम है। तो पशु वाले कितने हैं, 9, और पक्षी वाले कितने हैं, 15। ओके, उसके बाद इनकी लंबाई भी ऐड कर लो कि कितने अंगुल के होते हैं। जो ये टेबल बनाया है ना ऊपर, इस टेबल के साथ ही ऐड कर लेना। जो टेस्ट तुम्हारा डेली ले रही हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, कितने अंगुल का है और इनकी संख्या कितनी है। जैसे स्वस्तिक यंत्र जो है वो 24 प्रकार के होते हैं। इधर बना लो लंबाई, लंबाई कितनी होती है और नीचे लिखो पहले। ठीक है, तो स्वस्तिक यंत्र होता है हमारा 18 अंगुल लंबा।
संदंश होता है हमारा 16 अंगुल लंबा। उसके बाद है हमारा ताल यंत्र, वो होता है हमारा 12 अंगुल लंबा। ठीक है, उसके बाद जो नाड़ी है ये हम जो है वो युक्ति अनुसार यूज करते हैं कि हमें जो है वो कितना, कितने अपने आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं कि हम जो है वो किसी चीज में कितने अंगुल का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी 18, 16 और 12 ये याद रखना। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, वो तुमसे पूछ रहा होता है कि स्वस्तिक यंत्र के प्रकार कितने हैं। याद हमने प्रकार भी किए होते हैं, और याद ये भी किया होता है कि कितने अंगुल का है। तो ऐसा नहीं है कि प्रकार की जगह अंगुल लगा दिया, क्योंकि किसी ने वो क्वेश्चन गलत किया था। ठीक है, प्रकार है 24 और अंगुल अलग है। सो टेबल साथ में ही बना लेना, क्योंकि थ्योरी में बीच में रह जाती हैं चीजें। उसके बाद है हमारा संदंश यंत्र। ठीक है, संदंश यंत्र कौन कौन से हैं हमारे? दो, एक है स्वनिग्रह है और एक है अनिग्रह है। स्वनिग्रह मतलब कील युक्त, और अनिग्रह मतलब कील रहित, जिसके साथ हैंडल लगा होगा और जिसके साथ हैंडल नहीं लगा होगा। अब इधर लिखा है इसकी लंबाई होती है 16 अंगुल लंबा होता है, वो ऊपर ही ऐड कर लेना। अब ये किसको निकालने में यूज होता है? तो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु। अब ऐसा नहीं है त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, हम जैसे सीक्वेंस में पढ़ते हैं। अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए हमने ऊपर वाला कर लिया। जो स्वस्तिक यंत्र है वो अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए यूज होता है। और त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, ये नहीं कि फ्लो में पढ़ रहे हो त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु साथ में अस्थि भी कर दिया, स्नायु पे रुक जाना है। त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु किसके लिए यूज हो रहा है हमारा, किस, इसमें कौन सा यंत्र यूज हो रहा है हमारा? संदंश यंत्र। ठीक है, और अष्टांग हृदय ने चार बोले हैं। एक मचुंडी सदृश, और एक 6 अंगुल सदृश, मतलब 6 अंगुल लंबा होता है। ओके, उसके बाद है हमारा ताल यंत्र। अब इसमें ये ऐड कर लो, जो है हमारा मचुंडी सदृश, ये किस किस चीज में यूज होता है? तो गंभीर व्रण मासा नाम, जो गंभीर व्रण है, जो मांस में गंभीर व्रण बन गए हैं, उसमें हम जो है वो मचुंडी यंत्र का यूज करेंगे। और 6 अंगुल लंबा किस में यूज करेंगे हम? सूक्ष्म शल्य उप उपपक्षमाला। जो उपपक्षमाला है उसमें भी हम क्या यूज करते हैं? एक तो सूक्ष्म शल्य में यूज करेंगे 6 अंगुल सदृश्य, और एक उपपक्षमाला में यूज करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म शल्य में और उपपक्षमाला में। देखो छह में भी छह आता है, छ आता है, और उप पक्षमाला में भी हमारा आ रहा है, तो उससे ये कोरिलेट कर लेना। और मचुंडी किस में यूज है हमारा? गंभीर व्रणों को, गंभीर व्रण मासा नाम, उनको निकालने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब गंभीर व्रण किस में है? मांस में। तो मांस मौ से शुरू हो रहा है और मचुंडी भी मौ से शुरू हो रहा है, और 6 अंगुल लंबा है एक, तो 6 ये, और उप पक्षमाला में भी, ठीक है, आ रहा है, तो उससे इसको याद रख लेना। अब है ताल यंत्र। ये दोनों ने अष्टांग हृदय संग्रह सुश्रुत, इन्होंने इसकी संख्या कितनी मानी है? दो दो। एक ताल यंत्र और द्विताल यंत्र। ठीक है, अब ऐसे पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आते हैं, हमने जो है वो सिंपल क्वेश्चन नहीं गलत करने हैं। मान लो उसने दे दिया ताल यंत्र के प्रकार कौन से हैं, स्वनिग्रह, अनिग्रह, एक ताल, द्विताल, या संदंश के प्रकार कौन से हैं? स्वनिग्रह, अनिग्रह, एक ताल, द्विताल।
तो ऐसे नहीं है एक दूसरे में एक दूसरे का आंसर लगा दिया। ताल में तो समझ आ भी रहा है, एक ताल ताल साथ में ही लगा हुआ है, एक ताल द्विताल। अब इसकी आकृति, जैसे स्वस्तिक की आकृति क्या की थी हमने, मसूर के समान। तो ताल यंत्र की आकृति किसके समान है? मत्स्य तालुवत, जो मछली का तालु है उसके समान होती है हमारी ताल यंत्र की। ठीक है, मत्स्य तालु, तालु से ताल आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना किसका तालु की बात चली है। अब इसकी लंबाई 12 अंगुल, वो टेबल में ही उधर ऐड कर लेना, क्योंकि टेबल फॉर्म में चीजें रहती हैं, एंड टाइम में क्या है, इतना थ्योरी पे हमारा ध्यान नहीं रहता, टेबल में लिखा होगा तो जो है वो इजिली ठीक रहता है। उसके बाद इसका उपयोग, कर्ण नासा नाड़ीगत शल्यों को निकालने के लिए। ठीक है, कर्ण समझ में आता है, नासा समझ में आता है। अब नाड़ीगत शल्यों को निकालने के लिए भी ताल यंत्र का यूज किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगला ही हम कौन सा यंत्र पढ़ेंगे, नाड़ीगत, नाड़ी यंत्र। तो ऑप्शन में तुम्हारे ये भी होगा कि नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए निम्न में से कौन से यंत्र का उपयोग करेंगे, स्वस्तिक का, संदंश का, ताल का, कि नाड़ी का। तो नाड़ीगत शल्य देख के नाड़ी यंत्र नहीं लगा देना है। ओके, तो नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए किसका यूज करेंगे हम, ताल यंत्र का। डन। अब उसके बाद है हमारा नाड़ी यंत्र। कितने होते हैं हमारे, 20। नाड़ी यंत्र कितने होते हैं, 20। और एक तुमसे पूछेगा मूल नाड़ी यंत्र। एक तो आगे नाड़ी यंत्र, एक होता है मूल नाड़ी यंत्र। वो कितने होते हैं हमारे, 12। ठीक है, हो गया। अब हराण चंद्र, एक आचार्य हैं हराण चंद्र, उन्होंने कितने बोले हैं नाड़ी यंत्र, उन्होंने बोले हैं 16। मूल नाड़ी यंत्र होते हैं हमारे 12। ऐसे नाड़ी यंत्रों की संख्या, जब तक मूल वर्ड यूज ना करे तब तक 20, 12 आंसर लगेगा। अगर मूल मतलब मूल नाड़ी यंत्र लगा है तब आंसर 12 लगेगा। अगर मूल का यूज नहीं किया गया है और सिंपल नाड़ी यंत्र पूछा है तब कितना लगेगा हमारा, 20। ओके, जब मूल नाड़ी यंत्र साथ में लगा है कि मूल नाड़ी यंत्रों की संख्या बताओ। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें याद है नाड़ी यंत्र 20 होते हैं, मूल तो हमने देखा ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं, कि पता ही नहीं, वो छोड़ दिया तुमने। तो इसके साथ ही लिख लेना और हाईलाइट कर लेना, नाड़ी यंत्र है 20 और मूल नाड़ी यंत्र है 12। और हराण चंद्र ने नाड़ी यंत्र कितने बोले हैं, 16। ओके, अब उसमें भी भगंदर यंत्र। अब क्वेश्चन इनको जो है वो एक बार रीड मार लेना, रीड क्या, अभी टाइम है हमारे पास, तुम लर्न नहीं कर लेना। ठीक है, आरएबी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ना पूरे के पूरे नाम लर्न होना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो बाद में, तो अभी जिनका आरएबी का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ संख्या पे ही ध्यान देना, पूरा इनसे टिप से नहीं पूछेगा। तो पहला है हमारा भगंदर यंत्र। अब भगंतर यंत्र कितने होते हैं हमारे, 2। एक छिद्र द्विछिद्र, ये करने की जरूरत नहीं है। भगंदर यंत्र कितने होते हैं, 2। क्योंकि नोट्स में बहुत कुछ लिखा होता है, हम डीप के चक्कर में आसान चीज भी छोड़ देते हैं, इसलिए जितना बताऊं उतना याद रखना है। क्योंकि डीप याद करते करते जो है वो आसान चीज छोड़ दोगे, और पेपर में जो क्या रहता है, आसान चीज ही पूछी जाती है, और डीप के चक्कर में हम आसान चीज भी गलत कर देते हैं। तो जितना बताया है उतने पे ही फोकस करना। ठीक, तो भगंदर यंत्र कितने हैं, संख्या 2। अर्शो यंत्र कितने हैं, 2। व्रण यंत्र कितने हैं, 1। बस्ती, अब बस्ती यंत्र,
बस्ती यंत्र हैं हमारे 4 और उत्तर बस्ती यंत्र कितने हैं 2। बस्ती यंत्र कितने हैं हमारे 4 और उत्तर बस्ती। अब ऐसे नहीं कि उत्तर बस्ती बड़ा अक्षर लग रहा है तो उसमें जो 4 कर दो। ये चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं कि बस्ती यंत्र कितने हैं और उत्तर बस्ती यंत्र कितने हैं। ओके। उसके बाद है धूम्र नेत्र यंत्र। वो कितने हैं हमारे 3। ठीक है। और जब धूमपान हमने किया था बीएसपी, विरेचनिक प्रायोगिक स्नेहिक, उससे ही पता चल जाएगा 3 है। फिर मूत्र मार्ग मूत्र वृद्धि स्राव यंत्र कितने हैं 1। जलोदर स्राव यंत्र कितने हैं 1। निरुद्ध प्रकर्ष 1। बाकी सारे जितने भी हैं वो कितने हैं 1 1। किस पे ध्यान रखोगे? धूमपान से जो हमने किया था, कि कितने हैं धूम्रपान के बीएसपी कोड से, विरेचनिक प्रायोगिक स्नेहिक, उससे 3 याद रह जाएगा। अब बस्ती और उत्तर बस्ती पे ध्यान देना। ठीक। बस्ती और उत्तर बस्ती पे ध्यान देना। बस्ती है 4, उत्तर बस्ती है 2। ठीक। और भगंदर और अर्श, अर्श भगंदर अश्मरी भाई बहन होते हैं। तो अर्श भगंदर अश्मरी, भगंदर ऐसे कर लेना। जो फिस्टुला हमें होता है, हम देखते हैं कि एंटीरियर लाइन पे है कि पोस्टीरियर लाइन पे है। मोस्टली जब प्रैक्टिकली केसेस में हम देखते हैं कि एंटीरियर लाइन फिस्टुला है कि पोस्टीरियर लाइन फिस्टुला है। ठीक है। तो उससे संख्या हो जाएगी 2। और अर्श अश्मरी भगंदर भाई बहन है तो अर्श भी कितने हो जाएंगे 2। बस्ती उत्तर बस्ती का कर लिया, धूम नेत्र हो गया। इसके अलावा जितने भी बचे वो कितने हैं 1। उनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। नाम भी नहीं पता होगा फिर भी आ गया इसकी संख्या बताओ, तो तुम्हें पता है कि तुमने इनकी संख्या याद कर ली थी। और बाकी जितने भी बच गए थे उनकी संख्या कितनी थी 1। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, अच्छा इधर लिख तो रखा है देखो, मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं हमारे 12। नाड़ी यंत्र कितने हैं 20। उसके बाद इसका उपयोग, किस किस चीज में इसको हम उपयोग करते हैं? तो स्त्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ, ये इन तीनों के तीनों पे ही क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। और बहुत से पेपर में क्वेश्चन बना है। स्त्रोतोगत शल्य निर्हरणार्थ, रोग दर्शनार्थ, अचूषणार्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या है, पूरे के पूरे लर्न करने हैं ये। स्त्रोतोगत शल्य को निकालने के लिए भी नाड़ी का यूज करते हैं, रोग दर्शनार्थ भी नाड़ी यंत्र का यूज करते हैं, अचूषणार्थ भी जो है वो नाड़ी यंत्र का यूज करेंगे, और क्रिया सुकार्यार्थ, ठीक है, कोई कर्म करने के लिए, कोई क्रिया करने के लिए भी हम जो है नाड़ी यंत्र का यूज करेंगे। चारों की चारों चीजें लर्न होनी चाहिए। और परिणाम तो तुम्हें बता दिया, लंबाई आवश्यकता अनुसार। ओके। अब जैसे नाड़ी है, नाड़ी यंत्र है, अब वो भी अलग। जैसे फिस्टुला हम ऑपरेट कर रहे हैं, भगंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम क्या है, पहले प्रोब जो है उसको ओपनिंग में डाल के देखते हैं। अगर ओपनिंग लंबी है तो हम जो हमारा प्रोब होगी वो उसी हिसाब से उस प्रोब को यूज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम हम, वैद वो अपनी युक्ति के अनुसार देखता है। ऐसा नहीं है कि छोटी प्रोब ले ली और वो अंदर ही घुस गई, बाहर निकाल, अब पता ही नहीं उसको बाहर कैसे निकालना है। तो पहले वैद उसको देखता है प्रोब कहाँ तक जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि बड़ी तुमने प्रोब ले ली और वो छोटी सी ओपनिंग है और फिर जबरदस्ती उसको घुसाई जा रही हो कि अंदर तक और फट जाए वो। तो इनकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती। युक्ति अनुसार, आवश्यकता अनुसार हम जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद है हमारा शलाका यंत्र। कितने होते हैं ये? 28। ओके। संख्या इनकी याद रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। पर ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर के पास डालने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हमें लगता है कि ये चीजें इम्पोर्टेंट है, नो डाउट ये इम्पोर्टेंट है। पर एग्जामिनर क्या कर देता है, सीधा संख्या पे ही डाल देता है। अब तुमने शलाका की जगह जो उपयंतर की संख्या लगा दी, उपयंतर की जगह शलाका की लगा दी।
तो एक टेबल बनाया है, जो पीछे टेबल है उसमें ही ऐसे ऐड कर लेना, उसी टेबल में उपयोग ऐड कर लेना, कौन किस में उपयोग हो रहा है। तो एक टेबल से जो है वो रिवीजन हो जाएगी, और फोर्थ ईयर में जैसे लिखना होगा तो एक प्रेजेंटेशन भी बन जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हरियाणा पीएससी का एग्जाम है, उसमें भी ये सब उसमें दिया गया है एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे आएगा तो उसमें क्या है, हम टेबल बना सकते हैं। डॉक्टर सागर, ये आपको कह रही हूँ मैं, उसमें टेबल बन जाएगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, 2 घंटे होंगे पेपर लिखने के लिए। जी मैम। तो हम जो है वो टेबल बना देंगे, और अगर हमारे पास और टाइम है तो उसको हम इलैबोरेट कर देंगे कि इसमें इतना इतना है, नहीं तो वो टेबल बनाओ और वो छोड़ दो, क्योंकि उस टेबल में ही सब कुछ आ जाएगा। एक प्रेजेंटेबल लगेगा, एग्जामिनर को पता है कि इसको आता है सब कुछ, क्योंकि 2 घंटे में पॉसिबल नहीं है कि हम थ्योरी लिख पाए। ओके, उसके जी बाद है हमारा क्या, शलाका यंत्र, जो कितने हैं हमारे 28। तो पहला है गंडू पद्मुखी। ठीक है, इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे की। तो गंडू पद्मुखी कितने हैं, 2। सर्प फणमुखी कितने हैं, 2। सरपुंख मुखी कितने हैं, 2। ठीक है, वडीश मुखी कितने हैं, 2। पहले तो गंडू पद्मुखी जो है 2 हैं, और किस के लिए, इनको किस कर्म के लिए इन शलाका यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ओके, तो जब तुम ऊपर नाड़ी यंत्र पढ़ो, तो जैसे भगंदर, अर्श, बस्ती ऐसे हो गया, और अभी शलाका यंत्र पढ़ रहे हो, तो मान लो उन्होंने उधर तुम दे दिया बस्ती यंत्र, जो है वो किसके अंदर आता है, नाड़ी यंत्र के अंदर की शलाका यंत्र के अंदर। तो इतना इतना ध्यान रख लेना। वैसे तुम्हें शलाका यंत्र इंपॉर्टेंट है, इधर से ही याद हो जाएगा। तो फिर इनमें जो नहीं होगा वो ऑब्वियस सी बात है, नाड़ी यंत्र में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनके पूरे के पूरे नाम भी पता होने चाहिए, आरएबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस बार भी इधर से क्वेश्चन आया था। ये आया था कोल प्रमाण वाला को, ये कोल, ये वाला आया था इस बार। ओके, तो गंडू पद्मुखी कितने हैं, 2 हैं, और एषण कर्म के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है सर्प फणमुखी। सर्प फणमुखी किसके लिए किया जाता है, व्यूहन के लिए। ठीक है, व्यूहन कर्म के लिए। और भागवत ने अश्मरी को निकालने के, अब ऐसे आएगा कि सर्प फणमुखी भागवत ने किसके लिए यूज किया है। सुश्रुत का तो याद हो जाएगा, व्यूहन के लिए। वो ऐसे देगा, एषण, व्यूहन, चालन, और एक देगा अश्मरी निर्हरण। तुमने सीक्वेंस में एषण, व्यूहन, चालन ऐसे ऐसे पढ़ा होगा। पर आचार्य भी देखना है हमने, कि उसने भागवत पूछा है कि सुश्रुत पूछा है। अगर सुश्रुत पूछा है तो हम व्यूहन लगाएंगे, और अगर भागवत पूछा है तो हम अश्मरी निर्हरणार्थ लगाएंगे, कि अश्मरी को निकालने के लिए भागवत ने सर्प फणमुखी यंत्र का उपयोग किया है। उसके बाद है सर्प सर्प पुंख मुखी, भी 2 होते हैं, ये चालन के लिए यूज होते हैं। तो सर पे पंखा चलता है, तो सर से सर आ गया, सर पंखा, मतलब सर पुंख मुखी चलता है, मतलब चालन कर्म के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और वडीश, वडीश मुखी भी 2 हैं, इसका किसके लिए उपयोग करते हैं, हम आहारण के लिए। अब वडीश मतलब बड़ी चीज को खींच के निकालना, एक्सट्रैक्शन करनी उसकी, बड़ी चीज की। ऐसे याद रख लेना, बड़ी चीज को खींच के निकालना। ठीक है, तो बड़ी चीज मतलब बड़ी यंत्र को खींच के निकाल रहे हैं। अब कोई बड़ी चीज, छोटी चीज पड़ी होगी उसको तो उठा लोगे, अब कोई बड़ी चीज होगी उसको हमें खींचने की जरूरत पड़ती है। जैसे सूटकेस है, उसमें तुमने सामान ज्यादा भर दिया, तो वो तुमसे नहीं, तो उसको घसीट के ही निकालोगे ना, खींच के उसको लेके जाओगे। तो ऐसे बड़ी चीज को हमने क्या करना है, खींच के निकालना है, मतलब आहारण। सिर पे पंखा चलता है तो सरपुंखमुखी चालन। अब गंडू पदमुखी जो है एषण कर्म के लिए यूज करते हैं, और सर्प पर्णमुखी, पहले 2 याद कर लेना, बाकी जो है वो अगले भी याद हो जाएंगे।